नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में यूपी ट्रिपल सी पैट मैथ डीआई प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को हल करेंगे। इसमें आपके 20 क्वेश्चन डीआई के हैं और 10 क्वेश्चन हमने आपके अर्थमेटिक के जो हमारे यूपी ट्रिपल सी पैट में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उनको हमने शामिल किया है। वीडियो बहुत अच्छा है, शुरू से लास्ट तक पूरा देखिएगा और आपके ये सारे डीआई के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और आपकी परीक्षा के लिए आपको स्ट्रेटजी मिलेगी। ठीक है, देर न करते हुए तो शुरुआत करते हैं अपने इस शानदार सेशन की। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए बच्चों, हमारा डीआई का पहला प्रश्न क्या है। दिया गया पाई चार्ट किसी विशेष वर्ष के विभिन्न खेलों पर एक देश के खर्च को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए प्रश्न पहला हमारे क्या है कि यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च किए जाने वाली कुल राशि है 18,000, तो क्रिकेट पर खर्च किए गई राशि और फुटबॉल पर खर्च की गई राशि में कितना अधिक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कुल राशि जो है वो कितनी है, 18,000। ठीक है, और उसने क्या कहा कि क्रिकेट पर और फुटबॉल पर। देखिए क्रिकेट का आपका कितना दे रखा है, 81, और फुटबॉल का कितना दे रखा है, 54। तो 11 में से 4 घटाएंगे, ये आपका अंतर आ गया। क्या आ गया, अंतर। तो यहाँ 7 बचा और 7 में से 5 गया 2, यानी 27 डिग्री आया। अब जरा एक बात समझो कि ये जो है 18,000 ये सभी खेलों पर खर्च है, यानी कि ये जो हमारा ये पूरा पाई चार्ट दिख रहा है ये 360 डिग्री का है, और यहाँ पर 360 डिग्री जो है वो बराबर किसके होगा, इस 18,000 राशि के। 18,000 जो रुपए हैं इसके बराबर। यहाँ देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 18 से काटेंगे 18 दूनी 36 और 18 ढाई 180, ये 100 आ गया, और 2 से काट देंगे ये 50। तो यहाँ एक की वैल्यू कितनी आई, 50। ठीक है, तो उसने पूछा है कि इन राशि कितना अधिक है, तो 27 डिग्री अधिक है, तो 27 की वैल्यू पूछी गई है। तो 27 डिग्री बराबर 27 गुणे 50, ये जीरो आ जाएगी। 5 सत्ते 35 हो गया, हासिल 3, 5 दूनी 10, 3 13, यानी आपका आंसर जो होगा वो 1350। 1350 जो कि विकल्प नंबर बी में दे रखा है, ये हमारा आंसर है। बताइए क्या आप सबको ये क्लियर हुआ अच्छे से। कोई दिक्कत हो तो बताए भाई। क्लियर है सबको। चलें अगले प्रश्न पे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि फुटबॉल पर और क्रिकेट की तुलना में कितना प्रतिशत कम खर्च होता है। तो यहाँ पर देखिए फुटबॉल और क्रिकेट, फुटबॉल का कितना दिया है, 54 डिग्री, और क्रिकेट का कितना दे रखा है, फुटबॉल का है आपका 54 डिग्री और क्रिकेट का है 81 डिग्री। अंतर कितने का है, तो अंतर है 27 का। अभी हाल ही में निकाला था हम लोगों ने। अब पूछा उसने कि फुटबॉल पर क्रिकेट की तुलना में, तो क्रिकेट वाला नीचे चला जाएगा, यानी 27/81 गुणे 100। इसे काटेंगे, 27 तिया 81 होता है, और 100 का 3 भाग लगाएंगे तो 33 सही 1/3%।
ये तो एक सही 1/3% जो कि विकल्प नंबर ए दे रखा है, ये हमारा आंसर है। बताइए, आप सबको क्लियर हुआ? कोई दिक्कत हो तो बताइए भाई। हाँ, सवाल आसान है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न नंबर 3, कुल खर्च कितना प्रतिशत? तो कुल खर्च ये टोटल कितना है 360, तो इसको हम बोलेंगे कुल खर्च। कुल खर्च कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब देखो उसने कहा अन्य खर्च पर किया जाता है, तो अन्य खर्च कितना दे रखा है देखो यहाँ पर 162, 162 बटे 360 और गुणे 100। तो यहाँ जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 18 दूनी 36, 18 नियमा 162, दो से काटेंगे ये 5 बार कट जाएगा और 9 पन्ना 45%। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 45 आएगा। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही है। बताइए, क्लियर हुआ सबको? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्रिकेट तथा अन्य पर किए गए खर्चों का अनुपात क्या होगा? तो क्रिकेट देखिए कितना है 81, और अन्य खर्च कितना है 162। तो इसको 81 दूना होता है 162, तो ये कितना हो गया आपका 1:2। ये हमारा आंसर है। बताइए, आसान प्रश्न था, क्लियर हुआ सबको? ठीक है, तो 1:2 विकल्प नंबर ए आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। जरा इसको पढ़ें। दिए गए पाई चार्ट के अनुसार फुटबॉल पर किए गए खर्च का मान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो पूरा है वो आपका 360 डिग्री है, और 360 डिग्री है, हम कह सकते हैं 360 डिग्री जो होगा वो 100% के बराबर। कितने प्रतिशत के बराबर है? 100% के बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम ये कहें कि फुटबॉल पर खर्च कितना है 54 डिग्री, तो 54 डिग्री का मान क्या होगा? तो 54 डिग्री का मान क्या होगा? 100/360 तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और दो से काटेंगे, दो पंचे 10, तो ये कितना आ जाएगा? 5 तिया 15% आ जाएगा। 15% आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन डी एकदम सही है। बताइए, क्या ये सवाल सभी लोगों को क्लियर हुआ? इस टॉपिक में आप देख रहे हैं कि डीआई के 5 प्रश्न थे, और 5 प्रश्न पाई चार्ट से संबंधित। पांचों प्रश्न आसान थे, कोई कठिन नहीं था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी हमारे साथ साथ इन सवालों को अच्छे से लगा पाए होंगे। चलिए हम लोग अगले डीआई पे चलते हैं। तो अगला पाई आप अगला देखते हैं हम लोग। इसमें 6 से 10 तक प्रश्न मिलेंगे आपको। तो निम्नलिखित बार ग्राफ दे रखा है, ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ग्राफ 3 व्यक्ति ए बी सी को साप्ताहिक आय और व्यय को दर्शाता है। यानी कि ये जो ब्लू वाली लाइन है ये हमारी आय है, और जो ये रेड वाली लाइन है ये हमारे व्यय है। क्या है? व्यय। ठीक है, ये हमारा व्यय है। तो देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सी की बचत और ए की बचत का अनुपात ज्ञात करना है, जबकि हमें बचत बराबर क्या होता है? आय माइनस व्यय। तो सी की बचत और ए की बचत का अनुपात निकालना है, तो हम बचत निकाल लेंगे पहले सी की। तो सी और ए का जो है रेशियो पूछा है बचत का, सेविंग का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सी आपका कितना है 5600, और यहाँ कितना है 3000। इनके बीच अगर आप अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना है 2600। अंतर कितने का है? 2600। ठीक, वहीं पर ए का देख लीजिए, यहाँ 6000 लिखा है और ये 4800 लिखा है। तो 6000 में से 4800 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1200। तो ये आपका आ जाएगा 1200।
ठीक है। तो यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो और 2 से काटेंगे 13 बार और 2 से काटेंगे 6। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 13:6। 13:6 ये हमारा आंसर है। ये विकल्प नंबर डी दे रखा है। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर है विकल्प नंबर डी। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बी का व्यय और बी की बचत का कितना प्रतिशत है? तो बी का व्यय जो है, आप देखिए 54 से दे रखा है। और बचत क्या होगी? तो बचत देखिए व्यय बराबर व्यय है 5400 और बचत क्या होगी? आय में से अगर हम व्यय घटा दें तो 1800 जो बचेगा वो हमारी क्या हो जाएगी यहाँ बचत। तो ये 1800 हो गया। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 18 तिया 54 और 18 एकन 18, 3:1 बन जाएगा। 3:1। ठीक है। अब देखिए उसने पूछा है कि व्यय का व्यय और बचत का, बी की बचत का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर व्यय कितना है 3 और बचत कितना है 1, का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर 100 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, यानी कि 300%, जो कि विकल्प नंबर आपका सी दे रखा है। ठीक है, सी हमारा आंसर है। क्लियर हुआ आप सबको? एकदम क्लिस्टर क्लियर है सबको? बताएं, क्रिस्टल क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि बी का व्यय और बी की बचत का कितना प्रतिशत है। तो देखिए बी आपका ये रहा और बी का व्यय कितना है 5400। व्यय आपका दे रखा है कितना 5400 और बचत क्या होगा? तो बचत ये आपकी आय दे रखी है। आय में से अगर हम व्यय घटा घटा दें तो 1800 आपका क्या आ जाएगा? बचत आ जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। तो 18 तिया 54 और 18 का 18। तो यहाँ पूछा है बी, बी का व्यय कितना है 3 और बचत कितनी है 1, का कितना प्रतिशत होगा? 100 गुणे 3 कितना हो गया 300। 300% होगा, जो कि विकल्प नंबर सी दे रखा है। ये हमारा आंसर है। हाँ जी, बताएं, एकदम क्लियर हुआ सबको? ओके, चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि ए और सी की साप्ताहिक बचत के बीच का अंतर और बी की बचत से कितना परसेंट कम है। तो देखिए यहाँ पर ए की बचत पहले निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों ए की बचत आपके सामने कितनी आ जाएगी 1200। बी की बचत कितनी है अभी निकाली थी 1800। ठीक है, और सी की बचत कितनी है ये भी हम पहले निकाल चुके हैं 2600। तीनों की बचत निकाल ली। अब उसने पूछा है ए और सी की साप्ताहिक बचत के बीच का अंतर, यानी ए और सी का अंतर और बी की बचत से कितना परसेंट कम है बी का बचत। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए का मान कितना है 1200 और बी का मान सी का मान कितना है 2600। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1200 डिफरेंट 2600 और ये आपका कितना दे रखा है 1800। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2600 में से 1200 घटाएंगे कितना बचेगा 1400 और ये आपका है कितना 1800। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 सत्ते 14, 2 नौ 18 और इनके बीच अंतर कितने का है 2 का। ठीक है, आप समझे बात को। 2 का अंतर कितने पे 9 पे। ये प्रतिशत हम निकाल रहे हैं गुणे 100। इसको हल करेंगे 2 गुणे
100/9 को हम लोग 11 सही 1/9% लिखते हैं। 11 2 का गुणा करा देते हैं इसमें, तो 11 दूनी 22 सही 2/9%। 22 सही 2/9%, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, 22 सही 2/9%, विकल्प नंबर ए दे रखा। हाँ जी, बताएं क्या किसी को कोई दिक्कत है इस प्रश्न में? अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट करें भाई। आसान प्रश्न तो है और उम्मीद है आप लोग भी कर पाए होंगे। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो वीडियो पुनः देख लें, रिपीट करके देख लें। प्रश्न नंबर 9 देखिए, ए बी सी की कुल आय और कुल व्यय का अनुपात क्या होगा? तो आय पहले निकाल लें। आय निकालेंगे तो आय देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ आय कितनी दे रखी है 6000, प्लस बी की आय है 7200, प्लस सी की आय कितनी है 5600, और सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18800। ये हमारा क्या आ गया, आय। अब हम तीनों का व्यय निकाल लें। ए धन बी धन सी की आय हो गई और ए धन बी धन सी की व्यय हो गई। व्यय आपका कितना दे रखा है 4800, प्लस 5400 और प्लस 3000, ये व्यय है। तो यहाँ पर टोटल व्यय कितना हो रहा है 13200। इनका रेशियो पूछा गया है, तो रेशियो निकालेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, अनुपात 18800 रेशियो 13200। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, दोने में 18 और 2 चौके 8 कैंसिल हो गया, 2 छंग 12 और 2 छंग 12, 2 से और काट देंगे 47 बार और ये काट देंगे 33 बार, तो 47:33। ये देखिए विकल्प नंबर डी दे रखा है, ये हमारा आंसर सही है, 47:33। ठीक है, हाँ जी बताएं, एकदम क्लियर हुआ सबको? चलिए ठीक है, अच्छी बात है, सबको अच्छे से क्लियर हो रहा है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि ए बी और सी के सर्वाधिक बचत और न्यूनतम बचत का अनुपात क्या होगा? तो अभी हमने सबकी बचत निकाली थी, तो इसकी बचत कितनी आई थी 1200, इसकी बचत थी 1800 और इसकी बचत कितनी थी 2600, यही थी। तो देखो उसने क्या कहा है कि एबीसी की सर्वाधिक बचत यहाँ है 26 और न्यूनतम बचत कितनी है 1200। न्यूनतम बचत कितनी है 1200। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 13 बार और 2 से काटेंगे ये 6 बार, 13:6। 13:6 विकल्प नंबर सी दे रखा है। बताइए बताइए बच्चों, हम लोग 10 प्रश्न हल कर चुके हैं। ये वाला डीआई में क्या किसी को कोई दिक्कत है? आसान प्रश्न है बिल्कुल, हमें उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से कर पा रहे होंगे। चलिए सही है, सबके आंसर ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों अगले डीआई के प्रश्न पे चलते हैं। तो निम्नलिखित तालिका में एक फैक्ट्री में कर्मचारियों के बंटन को दर्शाया गया है। तालिका का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और इसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पर बच्चों देखिए ध्यान से, दिए गए सभी वर्षों को संयुक्त करके गणना करने पर महिला पर्यवेक्षक और महिला प्रबंधकों की संख्या का अनुपात क्या है? तो देखिए पर्यवेक्षक आपकी ये रहे, प्रबंधक ये रहे, तो महिलाओं की बात कर रहा है, तो इन महिलाओं को हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो महिला को ऐड करोगे 8 2 10 और 10 10 कितना हो गया 20 और 5 3 8 8 4 12 12 6 18 2 20 कितना हो गया 200। तो महिला जो पर्यवेक्षक हैं वो आपके 200 हो गए और महिला प्रबंधकों को जोड़ लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ देखिए 8 2 10 हो गया
और 2 2 4 2 6 2 8 8 10, तो ये आपका हो जाएगा 100 हो गया। तो यहाँ पर इसके बीच रेशियो पूछा है, अनुपात। तो रेशियो क्या बन जाएगा भाई? 200 अनुपात 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, कितना बचा? 2 अनुपात 1। ये हमारा आंसर, 2 अनुपात 1 विकल्प नंबर बी दे रखा है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 2016 से 2018 के मध्य कर्मचारियों की कुल संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको कुल कर्मचारी देखने हैं। तो वर्ष 2016 आपका ये रहा। इन सबको आपको ऐड करना है। 18 प्लस 20 प्लस 32 प्लस 36, ठीक है, और प्लस 241 और प्लस 253। इन सबको ऐड करोगे तो आपका आएगा 500। और इसी प्रकार से वर्ष 2018 को देख लीजिए इसको। ये 24 प्लस 22 और प्लस 31 प्लस 38 प्लस 249 और प्लस 236, इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 600। 600 आएगा, ठीक है। तो उसने पूछा था कि वर्ष 2016 से 2018 के मध्य कर्मचारियों की कुल संख्या में कितनी वृद्धि हुई? तो यहाँ देखिए 500 से बढ़कर 600 हुआ है, 100 की वृद्धि हुई है। और ये 100 की वृद्धि जो हुई है कितने पे हुई है? 500 पे, और गुणे 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, यानी कि 20 बार कट जाएगा। तो ये 20% आ गया। कुल प्रतिशत वृद्धि जो हुई कितनी हुई? 20% हुई है। ये हमारा आंसर है। बताइए, बताइए बच्चों, क्लियर हुआ सबको? आसान प्रश्न था। हाँ, बिल्कुल आसान प्रश्न है, बस अच्छे से सही से कर लीजिए, आप जोड़ लीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, किन 2 वर्षों में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या और पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक थी? ये पूछा है। तो वर्ष 2015 में देखिए, पहले 2015 में महिला कर्मचारी 18, 34 और 121, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2015, 2015 में फीमेल, तो फीमेल कर्मचारी 18, 34, 121, कितना हो गया? 173, 173 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मेल कैंडिडेट देख लीजिए। मेल कैंडिडेट देखेंगे तो ये 17, 26 और 234, 17, 26 और 233, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 277, ठीक। अब वर्ष 2016 देख लीजिए। तो वर्ष 2016 में फीमेल जो है 16, ये आपका 20, 36 और 153, 20, 36, 153 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 209। वहीं पर मेल कैंडिडेट अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट आपकी कितना हो जाएगा? 18, 22 और 241, ठीक है। 18, 22, 241, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 241, यानी 291 हो जाएगा। इसके बाद में 2015 और 18 देख लीजिए। 2015, तो 2015 का तो हमने ऑलरेडी निकाल ही रखा है ना? 2015 का ऑलरेडी हमने निकाल ही रखा है, तो 2018 का देख लीजिए। तो या 2017 का निकाल लीजिए। 15 का तो ऑलरेडी हो गया है, 17 की जरूरत पड़ेगी हमें। तो 17 में फीमेल 20, 41 और 238, 20, 41, 238 कितना हो गया? 299, 299। इसके बाद में यहाँ मेल कैंडिडेट देख लीजिए।
मेल कैंडिडेट कितना हो गया? 20, 24 और 232। 20, 24, 232। 20, 24, 232 कितना हो गया? 276। इसके बाद में 2017 हो गया, 2018 देख लीजिए। 2018 में फीमेल, तो 2018 में फीमेल कितना हो गया? 22, 38 और 236। 22, 38, 236 कितना हुआ? 296। वहीं पर मेल कैंडिडेट देख लो। 24, 31, 249। 24, 31, 249। ये हो गया कितना? 50, 304। और वहीं पर 2019 की बात करें, अगर 2019 की निकालें तो यहाँ फीमेल कैंडिडेट जो होगा, फीमेल 20, 51 और 252। 20, 51, 252 कितना हो गया? 323। वहीं पर मेल कैंडिडेट की बात करें तो 31, 37, 31 प्लस 37 और प्लस 244। ये आपका कितना हो जाएगा? 312। 312। तो अब यहाँ पर देखना है कि किन वर्षों में महिला कर्मचारी की संख्या और पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अधिक है। एक तो 2017 में देख लीजिए। यहाँ पर देखिए फीमेल 299 हैं और मेल आपके 276 हैं। इसके बाद अब आप देखिए यहाँ पर यहाँ पर 2019 में देखिए फीमेल 323 है और मेल 312 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2019 में भी महिला कर्मचारियों की संख्या पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अधिक है। तो 2017 और 2019 दो वर्ष हैं ऐसे। तो ये देखो विकल्प नंबर सी दे रखा है, 2017, 2019। ठीक है, इस सवाल को हल करने में थोड़ा समय लग गया है क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रश्न ही पूछा था, तो हमें सभी महिलाओं को ऐड करना पड़ा अलग, पुरुषों को अलग ऐड करना पड़ा। और इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर इसका कोई शॉर्ट तरीका होगा, नहीं। कि लगाने का जो सेम तरीका कोई फार्मूला तो है नहीं, कोई ट्रिक तो ऐसे लगेगा नहीं। तो जो हिसाब से सवाल पूछा गया है उसका आंसर हमें वैसे देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखो कि डीआई के अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें एक डीआई ऐसी होगी जहां आपको समय अधिक लगेगा। तो 3 डीआई यानी 15 अंक आप जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन बाकी में आपको समय थोड़ा एक में समय लगेगा। ठीक है, तो इतना तो जरूर याद रखना है आपको। चलिए, अब इसी प्रकार से आपको क्लियर हुआ होगा तो हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष में कर्मचारियों की कुल संख्या में और पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई? तो यहाँ पर देखिए 18, 19, 17 और 16 दे रखा है। तो यहाँ देखिए 16 को अभी हमने ऐड किया, 16 को ऐड किया था तो कितना आया था? 500। और इधर हमने 17 को ऐड किया था। ठीक है, तो 17 को ऐड किया था, नहीं 17 को नहीं, 18 को ऐड किया था, इसमें आया था 600। और यहाँ पर आपकी ज़रूरत क्या पड़ेगी? 15 की ज़रूरत है नहीं, इसको अभी छोड़ दीजिए, लेकिन हो सकता है आगे ज़रूरत पड़ जाए तो इसको जोड़ लीजिए। 17, 18, 26, 34, 234 और 131। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 450। और यहाँ पर 17, 20, 20, 40, 24, 41, 232, 238, 2017, 2017 का होगा 575। 575 हो जाएगा। ठीक है, 575। और 2019 जोड़ लो, 31 प्लस 20 प्लस 37 प्लस 51 प्लस 244 और टोटल, तो ये टोटल आपका हो जाएगा 635। 635। ठीक, तो उसने क्या पूछा है
कि पिछले वर्ष की तुलना में किसमें वृद्धि जो है अधिकतम दर्ज की गई। तो यहाँ पर देखिए वृद्धि इसमें 50 की वृद्धि है, यहाँ 75 की वृद्धि है, यहाँ पर 25 की वृद्धि है और यहाँ पर 35 की वृद्धि है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है? ये, यानी कि आपके 2017 में 2017 में यहाँ पर आप देख रहे हो 2017 में यहाँ जो है वृद्धि सबसे ज़्यादा है, यानी विकल्प नंबर सी आपका सही है, ठीक है। तो 14 का सी आपका है, ये बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ सबको? बताएं। इसके बाद में अगला प्रश्न क्या है कि 2017 में पुरुष पर्यवेक्षक और पुरुष प्रबंधक में कितने परसेंट अधिक है? तो 2017 देखिए 2017 आपका ये रहा और पुरुष प्रबंधक पुरुष पर्यवेक्षक कितना है? 24 और पुरुष प्रबंधक कितना है? 20। तो ये भाई 24 है और ये कितना है? 20 है। तो बताओ कितना ज़्यादा है? तो आप कहोगे सर 4 ज़्यादा है। तो 4 ज़्यादा कितने पे? 20 पे गुणे 100। 4 पंचे 20, 5 से काटेंगे तो 5 माइनस 20%। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 20%। नंबर ए दे रखा है। इस टीआई में 5 प्रश्न थे, पाँचों प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आइए हम लोग अगले वीआईपी प्रश्न पे चलते हैं। चलिए, तो बच्चों देखिए अगला प्रश्न क्या है कि यह चार्ट 5 विभिन्न वर्षों में 3 क्षेत्रों विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, सेवाओं और रक्षा यानी डिफेंस क्षेत्र को दर्शाता है। निवेश को दर्शाता है, तो सभी मान लाखों लाखों में रुपए में है, ठीक है। तो प्रश्न क्या है कि किस वर्ष में सभी क्षेत्रों में एक साथ सर्वाधिक वृद्धि हुआ है? किसमें देखना है? तो ऑप्शन में आपके 2004, 5, 6, 7 सभी वर्ष दे रखे हैं, तो आइए इनका निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम 2004 का निकालेंगे। 2004 में आपका 87.5 प्लस 120.41 प्लस 247.76 हो जाएगा, ठीक है। 247.76, तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 455.67। इसके बाद में 2005 ले लीजिए। 2005 आपका ये रहा 84.45, 122 नहीं 121.47 प्लस 223.84, इसको ऐड करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा? 429.76 लाख, ये लाख में दे रहा है आपका लाख। इसके बाद में 2006 देख लीजिए। 2006, तो 2006 देखेंगे तो 2006 आपका ये रहा 81.23, 205.67 और प्लस 243.67, 243.67। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 518.88 लाख। अब आपका यहाँ पर 2006 हो गया, 2007 और निकाल लीजिए। 2007, 2007 आपका ये रहा 80.76 प्लस 205.67 प्लस 217
5.46। ये आप तीनों, ये और ये इसको ऐड किया, तो इसको ऐप ऐड करेंगे 2007 का। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 432, 432 नहीं होगा, 1152.3। ये 518 है, और सॉरी, ये आपका कितना हो जाएगा? सी 503, 503.89 लाख। उसने पूछा किस वर्ष में सभी क्षेत्रों में एक साथ सर्वाधिक वृद्धि हुई? सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ आपको दिखाई दे रही? 425, 429, 518। ये है 518.88, 2006 में। ये है विकल्प ए से, 518.88 लाख। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए बिल्कुल सही है। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है? 6 में हुई है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सभी वर्षों में एक साथ रक्षा और विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश में लाखों में अंतर जाती है। लाखों में अंतर आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? सभी क्षेत्रों में रक्षा क्षेत्र, डिफेंस, डिफेंस यानी कि ये बात है, ये है आपका डिफेंस वाला। तो इन सबको हमें ऐड करना है, 247.76 प्लस 223.84, 243.67, 217.46, 219.66, इन सबको हमें क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, तो आप इन सबको ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 1152.37। ठीक है, और सभी वर्षों में विनिर्माण, विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि 87, 84.45, 81.23, 80.76 और 98.14। इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 432.08। ये भी लाख में है। ठीक है, इनके बीच जो अंतर होगा वो अंतर आपको निकालना है। यहाँ पर देखिए 1152.37 में से 432.08, इसको माइनस कर दीजिए। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 720.29, 720.29, ये है आंसर, जो कि विकल्प नंबर सी दे रहा है। ये हमारा आंसर। अब देखिए इस प्रश्न में क्या है? वैसे तो कठिन कुछ नहीं है, लेकिन जितना जोड़ने में आपको टाइम लगे उतना ही टाइम आप चाहे कुछ मान लीजिए, बाकी सवाल को हल करने में कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वैसे आसान प्रश्न है। चलें अगले प्रश्न पे, बताएं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 18, किस वर्ष में सेवाओं के क्षेत्र में हुआ निवेश 5 वर्षों के कालखंड के दौरान सेवाओं क्षेत्रों में हुए औसतन निवेश के सन्निकटन? तो यहाँ पर किस वर्ष में सेवाओं के क्षेत्र में, सर्विसेज, सर्विसेज आपकी, यानी कि आपको इनको क्या करना है? सबको ऐड करना है। 120.41 प्लस 121.47 प्लस 187.98 प्लस 205.67 प्लस, और ये 119.35, इन सबको जोड़ के अब क्या करना है? हमें 5 का भाग देना। चलिए जोड़िए, कितना हो जाएगा? 754.88
में 5 से भाग लगाइए, तो आपका 5 एकड़ पॉइंट 150.97 आएगा। अब इसकी कंपेरिजन करने हैं आपको, इसकी कंपेरिजन 150.97 किसके सन्निकटन है। तो यहाँ देखिए ये सन्निकटन, यहाँ तो कोई आसपास नहीं नजर आ रहा, केवल ये हमें नजर दिख रहा है 2006 में। 2006 जो है इसके सन्निकटन मान दिख रहा है, बाकी इसका कोई करीबी मामला नहीं दिख रहा है। यहाँ पर विकल्प नंबर 2006 वाला जो है ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चे, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस वर्ष में रक्षा क्षेत्र में निवेश का शेयर प्रतिशत और उसी वर्ष सभी तीनों क्षेत्रों में हुए निवेश की तुलना में न्यूनतम था। तो देखो यहाँ पर अ, तो विकल्प की थोड़ी सहायता लेते हैं हम लोग, पहले ऑप्शन डी को हल कर लेते हैं। ऑप्शन डी को, ऑप्शन डी जब हल करेंगे, चलिए करना सभी विकल्पों को है तो शुरुआत ए से ही कर लो। 2006 आपका कहाँ रहा ये, 2006 आपका ये रहा। और बच्चों यहाँ पर उसने क्या कहा कि रक्षा क्षेत्र आपका है ये 243.67। यहाँ देखिए 2006 लिख लीजिए और ये हो जाएगा 243.67। ठीक है, और इन सबको आपको जोड़ना है, इन तीनों वर्षों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक, ये आपका हो जाएगा, पीछे हमने ऐड किया था, पीछे हमने ऐड किया था ना, तीनों वर्षों वाला। ठीक है, नहीं दिख रहा है हमें। तो ये टोटल आपका हो जाएगा 512.8 है, और गुणे 100 कराएंगे तो ये लगभग में आपका पहुंचेगा कितना, 47.51%। इसी प्रकार 2007 का देख लीजिए। तो 2007 में आप देखेंगे ये, तो यहाँ पर कितना दे रखा है, 217.46, 217.46 बटे, इन तीनों को आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इन तीनों को ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 503.89 गुणे 100। इसको आप हल करोगे तो 43.15% आ जाएगा। वहीं विकल्प सी में 2008 में देख लीजिए। 2008, 2008 देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर कितना दे रखा है आपका 219.64, 219.64 बटे, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। इन तीनों को ऐड करोगे तो 437 दशमलव कितना हो जाएगा, 13, और गुणे 100, और इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 50.24%। और बचा आपका विकल्प डी 2005। तो 2005 आपका ये रहा, यहाँ पर कितना है, 223.84 बटे, ये आपका कितना हो जाएगा, 42,429.76 गुणे 100। इसको आप हल करोगे तो आ जाएगा आपका 52.08%। ठीक है, न्यूनतम था, न्यूनतम पूछ रहा है, सबसे न्यूनतम कहाँ दिख रहा है हमें, ये 2007 में 43 दशमलव, हाँ 43.15%, जो कि विकल्प नंबर आपका बी दे रखा है 2007 में, ये हमारा आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी कठिन है, बाकी आपकी स्पीड पे डिपेंड करेगा। तो आइए अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 20 नंबर, सभी वर्षों में विनिर्माण क्षेत्र का औसत ज्ञात करना है। तो विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है, इन सबको जोड़ना है। 87.7, 84.45, 21.23, 80.76 और 9.98 14। तो जोड़ लेते हैं भाई, 87.5,
84.45, 81.23 और 80.76 और 98.14। ठीक है, तो इसको जोड़ के क्या करना है आपको, 5 का भाग लगाना है। तो इनको जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 432.08 बटे 5। आइए भाग लगाते हैं, तो आ गया 86.41। फिर से 86.41 आ जाएगा, प्रतिशत का कोई मतलब नहीं है, 86.41। विकल्प आपका सी दे रखते हैं, यही हमारा आंसर है। बताइए, DI के 20 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए हैं और हमें पूरा उम्मीद है आपको ये 20 प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे। लेकिन कहीं जाइएगा मत, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी 10 क्वेश्चन हम आपको प्रीवियस ईयर के जो पिछले पैट में पूछे गए थे, उनको हम अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन कराने वाले हैं बहुत ही जल्दी, कम समय में। और आइए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सरल है, शुरुआत करते हैं। ठीक है, आगे चलिए बच्चों, तो फिर देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारा देखो क्या है, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, इसका परिमीकरण करेंगे। तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। तो यहाँ पर ऊपर नीचे, नीचे के अपोजिट से गुणा करा देते हैं। तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो यहाँ बच्चों देखिए, ऊपर आपका कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का ये होल स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे देखो, रूट 5 का 5 में गुणा तो 5 हो जाएगा, और रूट 3 का गुणा 3 में तो 3 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, इसका हम फार्मूला खोल देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर 5 रूट 5 का वर्ग 5 होता है, रूट 3 का वर्ग 3 होता है, -2 अंडर रूट और 5 3 कितना हो जाएगा 15 अपॉन 5 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा 2। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2√15 बटे 2। तो यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, 4 माइनस अंडर रूट 15 बटे 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 4 माइनस अंडर रूट 15। 4 माइनस अंडर रूट 15 जो कि विकल्प नंबर बी दे रखा है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, बताइए क्लियर हुआ। हम्म, चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने क्या लिखा है, रूट में 29.8116 और प्लस अंडर रूट में 77.44। तो हमें ये पता करना है कि जो दी गई संख्या है वो कितने का वर्ग है। तो यहाँ जरा समझो, इकाई अंक पे इकाई यानी इकाई अंक पे 6 लिखा है, तो 4 के वर्ग करोगे तो आपको 6 मिलेगा, और 6 का वर्ग करोगे आपको 6 मिलेगा। ठीक है, यहाँ 2 अंक छोड़ दो, अब बचा 2981। तो 2981 से पहले किसका वर्ग आता है, 54 का, 54 का। ठीक है, तो अगर हम इस 54 में इससे अगली वाली संख्या से गुणा कराएंगे, यानी 55 से, तो ये 298 से 2981 से ज़्यादा नहीं जाएगा, कम ही बार रहेगा। तो यहाँ पर हम, अगर हमारी ये मूल संख्या बड़ी है तो हम बड़ा वाला लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6, यानी कि 546 आ जाएगा। यहाँ देखिए 4 अंक में दशमलव है, तो यहाँ पर
दशमलव जो बाहर आ जाएगा तो ये 2 अंक पे आ जाएगा, यानी ये दशमलव यहाँ लग जाएगा। 5.46 प्लस यहाँ देखिए इकाई अंक पे 4 लिखा है तो 8 का वर्ग करो 4 मिलेगा, और 2 का वर्ग करोगे तो आपको 4 मिलेगा, ठीक है। यहाँ 2 अंक छोड़ दीजिए। अब 77 बचा तो 77 से पहले किसका वर्ग आता है? 8 का। अब 8 से अगली वाली संख्या से गुणा कराएंगे तो 8 नियम कितना होता है? 72। अब देखिए 72 से ये वाली मूल संख्या जो है ये बड़ी है तो हम बड़ा वाला लेंगे। 72 से ये संख्या हमारी बड़ी है तो हम क्या करेंगे? बड़ा वाला लेंगे। तो यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। इसको ऐड कर लेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 6, 8 4 12 दशमलव 8 5 13 1 14। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 14.26। 14.26 ये हमारा आंसर है। बताइए क्या आप सभी लोगों को क्लियर हुआ? 14.26 जो कि विकल्प नंबर ए दे रखा है, ये हमारा आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर इसका तीसरा है। 9 माइनस रूट में लिखा है 9 माइनस 4 अंडर रूट 5। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 9 माइनस ये 4 को हम 2 गुणे 2 लिखेंगे और ये 2 एक अंदर जाएगा। जब ये अंदर जाएगा तो ये 2 का वर्ग बन जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 4। अंदर कितना हो जाएगा? 4 अंडर रूट 5। तो 4 अंडर रूट 5 हो गया। 4 गुणे 5 तो यहाँ देखिए 4 गुणे जो 5 है और ये 9 को हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पे आपका 9 होना चाहिए। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 4 प्लस 5 माइनस 2 अंडर रूट 4 गुणे 5। बड़े ध्यान से समझना सवाल को। अब यहाँ देखिए ये 4 लिखा है इसको हम क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 5 जो लिखा है इसको हम अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस के 2 अंडर रूट 4 गुणे 5 हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 5 माइनस 2 का अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 2। ये देखो आपका विकल्प नंबर भी दे रखा है। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखिए वैसे ही सवाल आ गया ये 12 0 4 और 0 9 माइनस अंडर रूट 1.254 और 4। तो यहाँ पर देखिए 9 लिखा है। 9 9 किसके वर्ग में आता है? 3 के वर्ग में आता है और 7 के वर्ग में आता है। अब यहाँ पर 0 9 छोड़ दो, बचा कितना? 1204। तो 1204 से पहले किसका वर्ग आता है आपको ये पता करना है। तो 1204 से पहले बच्चों कितने का वर्ग आता है? 34 का। 34 का वर्ग आता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर 3 आएगा कि 7 आएगा? इसके लिए क्या करते हैं? 34 से अगली वाली संख्या यानी 35 से गुणा कराते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 चौको 20, 5 तिया 15, 2 17, 12 3 का 9 1 10, 0 7 2 9 1 और 1 1190। जबकि हमारी मूल संख्या 1204 है, ये बड़ी है तो बड़ा वाला लेंगे, यानी कितना? 7। यहाँ पर कितने अंक पे दशमलव है? 4 अंक पे, तो बाहर आएगा 2 अंक पे रह जाएगा।
तो दशमलव कहाँ लग जाएगा आपका, यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। प्लस, अब देखिए ये आपको पता करना है ये कितने का वर्ग है। तो 1.2554, यहाँ देखिए 2 के वर्ग में 4 आता है और 8 के वर्ग में 4 आता है। 2 अंक छोड़ दो, 125। 125 से पहले किसका वर्ग आता है, 11 का। अब यहाँ पर 2 आएगा कि 8 आएगा, तो 11 से अगली वाली संख्या हम गुणा कराते हैं, तो 11 गुणे 12 तो कितना हो जाएगा, 132। 32 ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो छोटा वाला लेंगे कितना, 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 101.12, 1.12। और यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह लगा था, तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 1.12, ठीक है। और इसको यहाँ से साफ कर देते हैं, बराबर। अब देखो घटाते हैं हम इसको, तो 7 में से 2 गया 5, 5 यहीं आ रहा और कहीं आ ही नहीं रहा है। और यहाँ देखिए कितना बचा, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2, तो 2.35 ये हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से ये पैट 2022 का सवाल है, और ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसी प्रकार से है। अभी हमने ऐसे ही सवाल लगाया था, यहाँ केवल 9 की, यहाँ पर क्या था, यहाँ माइनस लगा था, तो यहाँ पर प्लस लग जाएगा, तो विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, √2 + 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और चाहे तो करके देख लो, 9 को हम क्या रखेंगे, 4 + 5 प्लस, इसको 2 अंदर कर दो तो √4 × 5 हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर और प्लस 2√4 × 5। तो ये आपका 2 और प्लस √5 का होल स्क्वायर बन जाएगा अंडर रूट में, तो अंडर से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 + √5 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, रूट में कितना लिखा हुआ है, 36.1 बटे 1024, यानी कि 102.4। अगर दशमलव से दशमलव काट दीजिए, तो आपके सामने कितना आ जाएगा, 361 बटे 1024। और 19 जो है, 361 जो है, ये 19 का वर्ग है, 1024 ये 32 का वर्ग है। 19 बटे 32 आपका आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर सी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 885, ये 3 बार लिखा हुआ है, तो ए का मान मान लो ये 885 है, और बी का मान मान लो 115 है। बी का मान कितना मान लो, 115। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या बन जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू बटे, ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको हम लोग क्या, कैसे इसको हल कर लेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी, और दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये कैंसिल हो गया, यानी आपके सामने 885 और प्लस 115, इनको जोड़ लीजिए, तो 5 5 कितना हो गया, 10, 8 1 9 1 10, और 8 1 9, एक हासिल वाली 10, यानी ये आपका 1000 हो गया। देखिए विकल्प नंबर डी दे रखा है, ये आपका आंसर है। बताइए क्या आप सबको क्लियर हुआ सवाल ये। इसी प्रकार से देखिए अगला सवाल आपका दे रखा है, ये भी ए क्यू प्लस बी क्यू का है, और ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी आपको फार्मूला ही हल करना है, ए प्लस बी, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए प्लस बी,
यानी ए का मान 2.1, बी का मान 5.8, तो ये कितना हो जाएगा 7.9, जो कि विकल्प नंबर आपका ए दे रखा है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको, बताएं। इसी प्रकार से एक और सवाल है, इसको हम हल करेंगे तो ए क्यू, चलिए देखिए, तो ये भी आपका इसी प्रकार का ही सवाल है। तो यहाँ पर देखो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये नीचे जो लिखा हुआ है ये ए स्क्वायर और बीच में ए बी और प्लस ये बी स्क्वायर हो जाएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी और दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर ए बी और प्लस बी स्क्वायर बटे नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी, ए का मान देखिए कितना है 6.73 और बी का मान कितना है 4.38, तो घटाएंगे 13 में से 8 गया 4 और 6 में से 3 गया 3 और यहाँ पर 6 में से 2 4 4 गया 2, 2.34, 13 में से 8 गया 5 बचेगा, सॉरी 13 में से 8 गया 5, 2.35, आपका ये विकल्प आंसर है ए। ठीक है, हाँ जी बताएं बच्चों, क्या सबको क्लियर है यहाँ तक सवाल? तो हम लोगों ने 9 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं, एक और सवाल इसमें बचा है, ये देख लीजिए आप। 81 की पावर -1 लिखा हुआ है, 3 की पावर -5। देखो 81 को हम क्या लिखते हैं, इसको हम लोग 3 की पावर 4 लिखते हैं। ठीक है, और इसकी पावर -1 लगा हुआ है और 3 की पावर -5, 3 की पावर -5 और 3 की पावर 9 गुणे 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6, तो इसको हम 2 की पावर 6 गुणे 5/6 लिखेंगे और गुणे, अब यहाँ पर देखिए 3√3 लिखा हुआ है, इसको हम 3 की पावर 1/3 और गुणे कितना है 6, ये √3 आगे जो लगा हुआ है इसको हम बटे में 1/3 पावर लिख सकते हैं और इसके पावर है उसको गुणे 6 करेंगे, तो यहाँ पर हम 3 की पावर देखिए 4 माइनस का हो जाएगा और 3 की पावर 5, ये 3 की पावर माइनस का 9 हो गया और गुणे 3 की पावर 9 और यहाँ पर गुणे ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर बचेगा 5 और यहाँ पर देखो 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, तो 3 की पावर 2, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 5 का मतलब कितना हो गया 32 और 3 की पावर 2 का मतलब है 9, तो आइए इसका गुणा कराते हैं, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 1 28 यानी 288, ये हमारा आंसर है, जो कि विकल्प नंबर बी दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल नंबर हमारा 10 नंबर का था। ठीक है, 10 सवाल थे इसमें। तो इस DI में बच्चों हम लोगों ने 20 क्वेश्चन और 10 अर्थमेटिक क्वेश्चन किए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आइए हम लोग इस वीडियो को अच्छे से एक बार फिर से दोबारा देखें ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे और हम आगे ऐसे आपके प्रैक्टिस सेट ज़बरदस्त कराते रहेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सही समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और हम इसी प्रकार से लगभग 50 सेट आपको हल कराने वाले हैं। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।